वेलकम टू डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम को देखने जा रहे हैं और उस एल्गोरिदम को देखने से पहले हमें ये समझना होगा कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो हमारा पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज वो हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम सेकेंडली ये देखेंगे कि उसकी बेस पे जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन ह्यूमन ब्रेन के अंदर काम कर रहे हैं उसको यूज़ करते हुए किस तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फाइनली हम ये देखेंगे कि बैक प्रॉप या बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है और किस तरह से हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए एक न्यूरल नेटवर्क जो है उसको ट्रेन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस जो हमने चीज़ें देखी क्लासिफिकेशन के हवाले से उनको थोड़ा सा देखते हैं। हमने ये देखा था कि हम डायबिटीज़ प्रेडिक्शन का टास्क हमने परफॉर्म किया था यूजिंग अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। आई थिंक लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हुए हमने देखा था कि किस तरह से हम डायबिटीज़ जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैनन क्लासिफायर जो है उसको यूज़ करके भी देखा था कि किस तरह से हम डायबिटीज़ जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमने आयरिस डाटासेट प्रेडिक्शन देखी। आयरिस जो है उसके अंदर डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं, अगर आप देखें सर्च करें नेट पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आयरिस जो डाटासेट है उसके अंदर 3 डिफरेंट वैराइटीज़ हैं एक फ्लावर की, और उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं जिसकी बेस पे वो फ्लावर की डिफरेंट जो कैटेगरी है वो प्रेडिक्ट होती है। इसी तरह से स्पैम नॉट स्पैम क्लासिफिकेशन की एग्जांपल हमने देखी कि किस तरह से हमने देखा कि टेक्स्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने नैव बेस एल्गोरिदम के अंदर किया, हमने टेक्स्ट को जो है पहले प्री प्रोसेस करके और फिर उसको क्लासिफाई किया। सेम वही आइडिया है कि हम स्पैम नॉट स्पैम भी अगर हमारे पास डाटा है तो हम हमारे पास एक्चुअली 2 क्लासेस होंगी, इन दोनों क्लासेस को हम उसी तरह से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से मूवी रिव्यूज़ क्लासिफिकेशन है। अब ये भी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होते हैं जो मूवी रिव्यूज़ होते हैं, और इसमें बेसिकली मूवी रिव्यू क्लासिफिकेशन के अंदर जो आइडिया है वो ये है कि 2 क्लासेस हमारे पास नॉर्मली होती हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, जिसमें हमने उसका सेंटीमेंट जो है रिव्यू का वो क्लासिफाई करना होता है कि आइदर जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से कुछ और जो कॉम्प्लेक्स, अगर हम चलते जाएँ आगे तो कुछ और कॉम्प्लेक्स टास्क्स आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन फेस रिकॉग्निशन है। अभी तक हमने ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं देखा जो ह्यूमन फेस को जो है वो रिकॉग्नाइज़ प्रॉपर्ली कर सके। आगे थोड़ा-सा और चलें तो स्पीच रिकॉग्निशन है। लेट्स से हम कोई वर्ड्स बोलते हैं, डिक्टेशन करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर है वो उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है और वो साथ-साथ उसको टाइप करता जाता है। लेट्स से आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जो आपको ये फैसिलिटी दे कि आपको टाइप ना करना पड़े, आप जस्ट बोलो और वो उसको टाइप करता जाए, तो वो स्पीच रिकॉग्निशन टास्क में आ जाता है। अब ये जो पहले वाले टास्क हैं, इसी तरह से सीन क्लासिफिकेशन का है कि आपने लेट्स से आपके पास डिफरेंट इमेजेस हैं, कुछ आउटडोर इमेजेस हैं, लेट्स से पार्क की इमेज है, कोई शॉपिंग मॉल की इमेज है, इस तरह से ओपन शॉपिंग मॉल का आउटर एरिया है। आउटर और इनर इंडोर आउटडोर सीन्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है, कैसे सेपरेटली क्लासीफाई किया जा सकता है, वो सीन क्लासिफिकेशन टास्क जो है उसके अंदर हम ये काम करते हैं। और इसमें भी अब देखें ये एंड वाले जो 3 हैं टास्क क्लासिफिकेशन के हैं, ये क्लासिफिकेशन के ही टास्क। अगर हमने फेस जो है रिकग्नाइज़ करना है, ठीक है, फेस को रिकग्नाइज़ करना है कि ये किस पर्सन का फेस है, ठीक है, तो वो जो नैव बेस है या जो कैनन क्लासिफायर है वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफ़ी जो है वो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आप कह लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ह्यूमन फेस रिकग्निशन की बात करें तो आपके पास लेट्स से अगर 500 बाय 500 पिक्सेल्स की इमेज है तो वो 2500 पिक्सेल्स टोटल होंगे, जिसकी बेस पे हमने ये डिसीजन लेना होगा कि ये पर्सन जो है ये कौन है, ठीक है। तो यही सिनेरियो जो है वो स्पीच रिकग्निशन का है, और स्पीच में हम सिग्नल प्रोसेसिंग पहले करते हैं, उसके बाद हम उसमें से जो चंक्स हैं उसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के लिए कि ये चंक जो है ये किस वर्ड के लिए बोला गया है, अटर हुआ है, और ये जो वर्ड है दूसरा वो किस जो है
वर्ड के लिए बोला गया है। तो इसमें फिर चंकिंग भी आ गई और फिर हम हर जो चंक है उसको क्लासिफ़ाई करते हैं कि ये किस वर्ड पे इसकी क्लास जो है वो क्या होगी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहले 2 लेट्स से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहली 2 जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड हैं प्रॉब्लम्स, यानी कि डाटा सेट जो है वो लेट्स से टेबुलर फॉर्म के अंदर है आपके पास। जैसे डेटाबेसेस के अंदर आपके पास रिलेशनल फॉर्म में डाटा होता है। हमने डायबिटीज़ का डाटा देखा था, हमने आइरिस का डाटा देखा। वो दोनों ऐसे डाटा सेट थे जो एक टेबल की फॉर्म में थे और कुछ हमारे फीचर्स थे और उसके बाद एक हमारा प्रेडिक्शन वेरिएबल होता था जिस पे हम प्रेडिक्शन करते थे। ये हमारा टास्क था स्ट्रक्चर्ड के अंदर। लेकिन जो बाकी के जो हैं टास्क्स, ये भी आल्दो क्लासिफिकेशन के ही टास्क हैं, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की फॉर्म में हैं। यानी कि अगर स्पैम और नॉट स्पैम को देखें या मूवी रिव्यू को देखें, तो ये दोनों जो हैं ये फ्री टेक्स्ट की फॉर्म में हैं, यानी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसको आपने, यानी ईमेल को भी हम एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर कर सकते हैं। मूवी रिव्यू जो है उस एक रिव्यू को भी हम एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है डाटा है ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ह्यूमन फेस रिकग्निशन की बात करें या सीन क्लासिफिकेशन की बात करें, तो ये इमेज डाटा है। ठीक है, अब इमेज डाटा हो गया या टेक्स्ट डाटा हो गया, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, इसमें अभी तक हमने जो क्लासिफायर देखे हैं उनको काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, बिकॉज़ कि इसमें फ़ीचर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो इसके लिए लेकिन सरप्राइज़िंगली अगर हम देखें तो ह्यूमन्स जो हैं वो इन टास्क्स में बहुत अच्छे हैं। यानी कि ह्यूमन फेस रिकग्निशन, आप फ़ौरन किसी को देख के रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये कौन है, ठीक है, पर्सन का नाम क्या है। सीन क्लासिफिकेशन को आप फ़ौरन क्लासिफ़ाई कर लेते हैं, यानी इमेज का जो डाटा है और टेक्सचुअल जो डाटा है, आप उसको फ़ौरन इंटरप्रेट कर सकते हैं बीइंग ह्यूमन। तो इसलिए ये बेसिकली मोटिवेशन है इस चीज़ की कि हम ये समझें कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से काम करता है और उसको क्या हम मॉडल कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर इन फॉर्म ऑफ अ मॉडल, ताकि हम वही वाला जो प्रोसेस जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है, वही वाला हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, हम स्पेशली अनस्ट्रक्चर्ड मतलब स्ट्रक्चर्ड के लिए भी वो यूज़फुल होगा, लेकिन स्पेशली अनस्ट्रक्चर्ड के लिए जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये बेसिक मोटिवेशन थी जिसने काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स को मोटिवेट किया कि वो देखें कि किस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है। अब देखें यहाँ पे हैंड रिटन अगर करैक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, डिजिट्स हैं, तो इन डिजिट्स को अगर आपने क्लासिफाई करना है, लेट्स से जो पहली रो है उसमें सारे ज़ीरो लिखे हुए हैं। अब डिफरेंट लोग ज़ीरो डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, इसी तरह से लोग वन जो है वो डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो आप एक नंबर लिखा हो किसी पर्सन ने और उसको उसकी आप फ़ोटो लें और उस फ़ोटो को वो रिकग्नाइज़ करे कि उसके अंदर ज़ीरो कहाँ पे लिखा हुआ है, वन कहाँ पे लिखा हुआ है, टू कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है ये इसे हम कहते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टास्क, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टास्क में ये होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे 0000 फर्स्ट रो के अंदर दिया हुआ है। उसका जो आउटपुट है अगर हम मॉडल को दें तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। इसी तरह से 1 जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर गिवन है। ये सारा हमारा ट्रेनिंग डाटा होगा, ठीक है। इस सेंस के अंदर कि हम मॉडल को पहले ट्रेन करवाएँगे इस डाटा को लेके और फिर वो प्रेडिक्ट करेगा कि 1 है जी ये। इसी तरह से 2 की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो 2 उसके लिए प्रेडिक्ट उसको करना चाहिए, 3 की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के हवाले से। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखें, जो हमने फर्स्ट जब मशीन लर्निंग के हवाले से हमने स्टार्ट किया था, तो डिफरेंट इमेज के अंदर जो है जैसे कैट है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि इमेज के अंदर कैट है या नहीं है। अब देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। हम बीइंग ह्यूमन इसको फौरी आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन जो हैं उसमें मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो जाम जैम पैक है हमारा ब्रेन न्यूरॉन से, और वो न्यूरॉन्स पैरेलल जो है मैसिव पैरेललाइजेशन से हम बहुत जल्दी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इमेज के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये समझना ज़रूरी होगा कि अगर हमने ह्यूमन ब्रेन को मॉडल करना है इन फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल मॉडल, तो हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर
आपके पास न्यूरॉन्स जो हैं हमारे ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूरॉन्स जो हैं वो मोर और लेस इतने न्यूरॉन्स हर ह्यूमन के ब्रेन में होते हैं, ठीक है? और उसमें से अगर हम एक न्यूरॉन सेल को देखें तो उसके अंदर उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है। इसके अंदर एक जो सिंगल न्यूरॉन है उसकी एक सेल बॉडी होती है, ठीक है? सेल बॉडी जो है ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, पल्सेस इलेक्ट्रिक पल्सेस जो हैं वो जनरेट हो रही होती हैं और ये जो सेल बॉडी है इसको कुछ इनपुट्स मिलते हैं। इन इनपुट्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है? या इनपुट साइनेप्सिस कहते हैं। ये जो इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स की बेस पे सेल बॉडी जो है वो ये डिटरमाइन करती है कि जो इम्पल्स है आगे एक्सॉन को यानी आउटपुट जो है बेसिकली उसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो सेल बॉडी ये डिटरमाइन करती है कि आउटपुट जो है या आउटपुट इम्पल्स जो है वो भेजी जाए या ना भेजी जाए, ठीक है? तो ये मतलब आप कह लें यूँ समझ लें कि सेल बॉडी के अंदर एक तरह से एक थ्रेशोल्ड डिफाइंड होता है, एक ख़ास हद डिफाइंड होती है कि इस हद तक जब इनपुट आएगा तो वो आगे आउटपुट एक्सॉन को भेज देगी आउटपुट। तो ये जो एक्सॉन है ये आगे ये आउटपुट सिनैप्स जो है ये आगे कनेक्टेड होता है ये जो एक्सॉन है सेल बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है वो आउटपुट की फॉर्म में वो जनरेट करेगा। इसे हम कहते हैं कि फायरिंग कर रहा है, ठीक है? या एक्टिवेशन हो रही है सेल बॉडी से। तो न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेशन कर रहा है, फायरिंग कर रहा है और उसके नतीजे में जो आउटपुट सिनैप्सेस हैं वो कुछ और न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप यूँ समझ लें कि एक पूरा नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है? यानी कि एक न्यूरॉन जो है वो कुछ इनपुट ले रहा है, वो उसकी बेस पे डिसीजन ले रहा है और वो आगे जो है वो आउटपुट भेज रहा है दूसरे न्यूरॉन्स को और वो न्यूरॉन्स अगेन उनकी अपनी सेल बॉडी है, वो भी इसी तरह से डिसीजन ले रहे हैं और वो आगे जो है ना वो इम्पल्सेस भेज रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये ब्रेन के अंदर हर वक़्त हो रहा होता है, ठीक है? जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब आप कुछ नया देखते हैं, कुछ कोई भी चीज़ आप देखते हैं, जब आपके सेंसरी जो हैं कुछ आप सुनते हैं, ठीक है? तो ये सारे इन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे सेंसर्स जो हैं, इनसे ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी जनरेट होती है, वो एक्चुअली इसी फॉर्म में होती है कि न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनका नेटवर्क बना हुआ है और वो एक दूसरे से इस तरह से इम्पल्सेस जो हैं वो भेजते हैं और उसी की बेस पे हमारी मेमोरी भी जो है वो काम करती है। तो ये जनरल आइडिया है न्यूरॉन्स के हवाले से कि एक न्यूरॉन किस तरह से काम करता है और ब्रेन जो है उसकी अभी तक जो हमारे पास जनरल परसेप्शन है वो ये है कि इस तरह से इसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करता है। अब जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो भी इसी को मॉडल करके बनाया गया है, ठीक है? लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूँ हमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब देखा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर को, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि हम लीनियरली कंबाइन कर लेते हैं सारे इनपुट्स को, ठीक है? उसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? जैसे थीटा ज़ीरो, थीटा वन ऑनवर्ड थीटा एन इसी तरह से हमारे जो इनपुट्स हैं एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स एन, ठीक है? तो वो हमने देखा था कि हम उसको जो है जो है एक सिग्मॉइड फंक्शन उस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? अ, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो वो काफ़ी रिज़ेम्बल करती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। मैंने यहाँ पे इसको अ, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको मैंने एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर लिखा है क्योंकि लिटरेचर के अंदर मोस्टली जो पैरामीटर्स होते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के, अगर आप लिटरेचर देखें मशीन लर्निंग का और न्यूरल नेटवर्क्स के हवाले से तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको वेट्स कहा जाता है, ठीक है? तो वेट्स से मैंने उसको जस्ट थीटा ज़ीरो थीटा वन ऑनवर्ड्स जहाँ जहाँ पे थे वहाँ पे मैंने उसको डब्ल्यू ज़ीरो डब्ल्यू वन और W2 से रिप्लेस कर दिया। ये जस्ट कन्वेंशन है, बेसिकली काम वही हो रहा है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बना रहे हैं, वेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर उस फीचर के साथ, उस रिस्पेक्टिव फीचर के साथ और फिर हम उनको सम कर लेते हैं। तो ये हमारा नेट जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है, ठीक है? अब ये जो नेट रिज़ल्ट है जैसे कि आपको याद होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमने
उसको एक सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसमें एज इनपुट दिया था, और उसकी जो फॉर्म थी वो ये थी 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस नेट कह लें उसको, या जी था उस केस में, ठीक है, माइनस जी। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन की फॉर्म थी। हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये भी अगर हम एक सिंगल न्यूरॉन की बात करें, सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन की बात करें, तो वो भी इसी शेप में होता है। जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं फिगर के अंदर कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे इनपुट्स जो हैं वो एक साइड पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, x1 x2 xn। उनके जो वेट्स हैं वो W1 W2 अप टू WN तक जा रहे हैं। इसी तरह से जो बायस बायस यूनिट है जो कि ऊपर W0 है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर, वो हमने यहाँ पे W0 जो है बायस वो अलहदा से ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये हर न्यूरॉन के अंदर जो है, हम देखेंगे बाद में कि मल्टीपल न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती हैं। तो हर न्यूरॉन जो है उसको एक बायस जो है, बायस इनपुट भी हम देते हैं। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर देखा था कि एक बायस जो है वैल्यू, वो साथ में बायस एक जो पैरामीटर है वो ज़रूर साथ में ऐड होता है। तो यहाँ पे बायस वेट जो है वो ऐड होगा। वंस हम इन सब को लीनियरली कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसी तरह से नेट आ जाता है सम ऑफ WI XI, ठीक है। ये वही फॉर्म है जो ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्योंकि x0 जो है वो हम उसकी वैल्यू 1 इनपुट कर रहे हैं, तो वो सेकंड इक्वेशन के अंदर नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये वही है, ठीक है, क्योंकि वो 1 है तो ज़्यूम कर सकते हैं आपके वहाँ पे x0 जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वंस आप ये लीनियर कम्बिनेशन जो है उसमें नेट वैल्यू उसकी निकाल लेते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं, तो फिर आप उसको जो है वो एक सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसको देते हैं, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो एक उस जो इनपुट है उसको स्क्वाश करता है, यानी कि उसको 0 और 1 की रेंज में ले आता है, ठीक है, और वो उसको आउटपुट कर देता है। अब आप इसको इस तरह से समझें थोड़ा सा कि ये बिल्कुल काफ़ी हद तक सिमिलर है उसी प्रोसेस से जिस तरह से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा था, ठीक है। आप इसको थोड़ा पॉज करके और प्रीवियस जो वीडियो मैंने शेयर की थी उससे थोड़ा कंपेयर करके देखें, तो अब ये देखेंगे कि बस हमने इसको लिखने का तरीका या किस तरह से हम इनपुट दे रहे हैं, कैसे हम कंप्यूटेशंस कर रहे हैं और फिर उस पे हम सिग्मॉइड अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने थोड़ा-सा जो है उसको एक एक आप कह लें कि न्यूरॉन की फ़ॉर्म में जो है वो रिप्रेज़ेंट किया, आर्टिफ़िशियल न्यूरॉन की फ़ॉर्म में, ठीक है। एक सिंगल न्यूरॉन की फ़ॉर्म में कि एक न्यूरॉन है जो कि सम भी कर रहा है, और इसके 2 जो स्टेप्स हैं उनको मैंने अलग-अलग यहाँ पे शो किया हुआ है। सम कर रहा है और फिर सिग्मॉइड कर रहा है, ठीक है। सिग्मॉइड उस पे अप्लाई कर रहा है, सिग्मॉइड फ़ंक्शन। ये एक्चुअली एक ही न्यूरॉन के अंदर जो है ये दोनों काम हो रहे होते हैं। और फिर ये जो है वैल्यू 0 और 1 के दरमियान जो वैल्यू है वो आउटपुट कर देता है। अच्छा, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखा न्यूरॉन जो ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर एक ही न्यूरॉन था। तो वो जो न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर एक ही न्यूरॉन है वो सिंपल आप कह लें कि लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स को वो हैंडल कर सकता है। यानी कि अगर आपका डाटा इस तरह का है कि वो एक स्ट्रेट लाइन से उसकी डिफरेंट तरह की जो क्लासेस हैं, जो इसमें जो सर्कल्स हैं, वो एक तरह की क्लासेस हैं लेट्स से, और क्लासेस जो हैं वो दूसरी तरह की दूसरी क्लासेस हैं, क्लास बी है। तो ये जो दोनों तरह की क्लासेस हैं, इनको अगर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो सेपरेट कर सकती है, तो वो लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा सिंगल न्यूरॉन के साथ, ठीक है, जिसे हम परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। ये परसेप्ट्रॉन जो है ये लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स को तो डील कर सकता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाएँ, ठीक है, अगर इनकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो इस तरह से नहीं बन रही कि वो सारी एग्जांपल्स को अलग-अलग सेपरेट कर सके, तो वहाँ पे सिंगल जो न्यूरॉन है, परसेप्ट्रॉन है, वो काम नहीं करता, ठीक है। फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो यूज़ करते हैं। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर क्या होता है कि हमारे इनपुट्स जो हैं, ठीक है, इनपुट्स के बाद और आउटपुट्स जो हैं, आउटपुट लेयर है, ठीक है, इनके दरमियान हमारी एक जो है वो
एक हिडन लेयर आ जाती है, ठीक है। इनपुट लेयर आ गई हमारी, जितने भी हमारे फीचर्स हैं उनके इनपुट जो हैं हम यहाँ पे दे देंगे। फिर हमारी एक हिडन लेयर आ जाएगी, ठीक है, जो कि कंप्यूटेशंस करेगी। अब ये देखें, ये एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क बनने जा रहा है। फुली कनेक्टेड नेटवर्क का क्या मतलब है कि हर न्यूरॉन जो है, जो पहली लेयर के अंदर इनपुट लेयर के अंदर जो न्यूरॉन है जैसे X1 है, तो वो दूसरी लेयर जो हिडन लेयर है उसके सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से जो X2 है वो भी हिडन लेयर के सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे जो एक लेयर के सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो दूसरी लेयर के सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हों, उसे हम फुली कनेक्टेड जो है वो नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो इसमें इनपुट लेयर्स आ गई जिसमें हम हमारे फीचर्स आ जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी X1 X2 X3। फिर एक हिडन लेयर आ गई हमारे पास, और फिर एक आउटपुट लेयर आ गई, ठीक है। अब आप इसको इसी तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि इनपुट लेयर जो है वो तो जस्ट इनपुट्स हैं हमारे पास, जो X1 X2 और X3 की जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे आएंगी। लेकिन जो ये 4 और 5 वाले न्यूरॉन्स हैं जिसको मैंने 4 और 5 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इट्सेल्फ आप कह सकते हैं कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट्स हैं। यानी कि 4 भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट है, 5 भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट है, और 6 भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूनिट्स जो हैं ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि जो 4 है उसको जो 3 इनपुट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वेट्स डिफरेंट होते हैं, तो उन वेट्स की बेस पे 4 जो है वो एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से 5 को जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो उसकी बेस पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों की जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं उस उन दोनों को लेके 6 जो है न्यूरॉन 6 वो अपनी प्रेडिक्शन जो है वो कर रहा है। तो इस तरह से हम मल्टीपल आप कह लें कि स्टैकिंग कर लेते हैं, हम जो हैं वो लेयर्स जो हैं डिफरेंट बना लेते हैं। इनपुट लेयर आ गई, हिडन लेयर आ गई और आउटपुट लेयर आ गई, ठीक है। अब ये इनपुट आउटपुट और हिडन लेयर्स जब आ जाती है तो इसे हम डीप न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, या डीप लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो यही है कि अगर हम एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें अपने नेटवर्क के अंदर, तो वो हमारा डीप लर्निंग जो है डीप लर्निंग का एक मॉडल बन जाता है जिसको हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस नेटवर्क के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आउटपुट लेयर जो है उसमें एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। अगर हमारी जो क्लासेस हैं वो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो हमारे पास, यानी कि दो ही क्लासेस हों, तो उसके लिए एक ही हम न्यूरॉन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखी थी डिजिट्स की, जिसमें हमने 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स जो थे उनको प्रेडिक्ट करना था कि कौन सा डिजिट यूज़र ने लिखा हुआ है। तो उसके लिए फिर क्या हम करते हैं कि हम 10 जो हैं आउटपुट लेयर के अंदर 10 यूनिट्स जो हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उस पे फिर हम एक सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं किस वजह से, क्योंकि देखें अगर हम आउटपुट लेयर के अंदर 10 लॉजिस्टिक यूनिट्स यूज़ करेंगे तो हर एक की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होगी, ठीक है। लेकिन हम ये चाह रहे होते हैं कि हर एक की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान ना आए, बल्कि हमें एक्चुअली उन 10 जो यूनिट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाए कि 10 में से इसकी पहले वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दूसरे वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तीसरे वाले की कितनी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि आउट ऑफ वन उन 10 जो आउटपुट लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उसके लिए हम सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आइडिया था कि किस तरह से आप मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ये एक सिंगल हिडन लेयर यूज़ कर रहा है, आप मल्टीपल हिडन लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी इसमें आगे वेरिएशंस हैं, और ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। जैसे जैसे आप इसमें एक्सप्लोर करेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रिसर्च एरिया है और इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। आप इसको फर्दर डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको थोड़ा इंट्रोडक्टरी देखते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे हर जो न्यूरॉन है उसमें एक बायस यूनिट भी ऐड होता है। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में एक सिंगल न्यूरॉन के केस में देखा था
कि उसके साथ एक बायस यूनिट भी ऐड होता है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने देखा था। उसी तरह से यहाँ पे भी हर न्यूरॉन के साथ एक बायस यूनिट जो है वो ऐड होगा। ये याद रखने की बात है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो डायग्राम है, या आप अक्सर डिफरेंट लिटरेचर जब देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बायस जो है वो एक्चुअली विजिबल हो, लेकिन बायस ज़रूर जो है वो उसमें ऐड हो रही होती है। अच्छा, इसमें फिर होता है क्या है, जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा था, हमने ये देखा था कि वो ट्रेनिंग के दौरान वो लॉस उसका कैलकुलेट होता है, ठीक है? और वो लॉस की बेस पे जो है ना वो ट्रेनिंग होती है, वो जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है? और उसकी बेस पे लर्निंग होती है। यहाँ पे क्या होता है न्यूरल नेटवर्क के अंदर कि यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है, ठीक है? यानी प्रेडिक्शंस होती हैं, 4, 5 अपनी प्रेडिक्शन करता है, वो 6 को देता है, 6 अपनी प्रेडिक्शन करता है। अब 6 जो प्रेडिक्शन करता है, लेट्स से उसने प्रेडिक्शन की उसने जो प्रेडिक्शन की वो लेट्स से 0 था और उसने 1 प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है? या 1 था और उसने 0 प्रेडिक्ट कर दिया। इस तरह से जितनी भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगी उनको लेबल्स गिवन होंगे, ठीक है? उन लेबल्स या उन टारगेट वैल्यूज़ से हमने कंपेयर करना है कि हमारा जो नेटवर्क जो है वो क्या प्रेडिक्शन दे रहा है, ठीक है? तो उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर जितना जो एरर हम कंप्यूट करेंगे उसे हम डेल्टा का नाम देंगे, और उस डेल्टा एरर को हम बैक प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है? यानी कि 6 पे जो एरर आ रहा है, ठीक है, उसमें 4 का कितना कंट्रीब्यूशन है, 4 की तरफ से कितना एरर आ रहा है और 5 की तरफ से कितना एरर आ रहा है, ठीक है? तो ये हम 4 पे भी फिर एरर कंप्यूट करेंगे और 5 पे भी एरर कंप्यूट करेंगे, ठीक है? और फिर इन एरर्स की बेस पे हम जो वेट्स हैं, ये जो एजेस बने हुए हैं, इन पे वेट्स असाइन होंगे, इन वेट्स को हम अपडेट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम को देखते हैं, फिर एक वर्किंग एग्जांपल जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम के अंदर। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम का यही काम है कि ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है उसी पे बेस करता है, और ये आप इसमें फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करते हैं और बैक प्रोपोगेशन करते हैं। यानी कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में आप प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, फिर आपका जो एरर आता है उसको आप बैक प्रोपोगेट करके अपने वेट्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है? जिससे अज्यूम ये किया जाता है कि आपका जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है? इसमें ये जो इसमें लॉस फंक्शन होता है, जो इसमें हमने लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही मिनिमा हो, लेकिन इन प्रैक्टिस जो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम है न्यूरल नेटवर्क्स पे वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम वेट्स जो हैं उनको रैंडमली इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है? इसमें हम ज़ीरो से कभी भी वेट्स को इनिशियलाइज़ नहीं करते, ठीक है? रैंडमली इनिशियलाइज़ करते हैं। उसके बाद हम हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल को लेके क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इनपुट करते हैं वो ट्रेनिंग एग्जांपल नेटवर्क के अंदर, और जो नेटवर्क के आउटपुट्स हैं वो कंप्यूट करते हैं, ठीक है? यानी कि हर जो न्यूरॉन है वो क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है? उसको हम कंप्यूट करते हैं। उसके बाद हर जो आउटपुट यूनिट है, जो एंड वाली लेयर है आउटपुट लेयर, उसके अंदर जो भी यूनिट्स हैं, जो कि अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था एक ही आउटपुट यूनिट था, तो उसमें हम उसका जो है हम डेल्टा की वैल्यू जो है वो कंप्यूट करते हैं, ठीक है? डेल्टा की वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं, हम देखते हैं कि जो आउटपुट आया है, ठीक है, ये बेसिकली हम आप कह लें कि ये हमने डेरिवेटिव लिया है लॉस फंक्शन का, ठीक है? ये मीन स्क्वायर एरर जो है, ठीक है, वो ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मीन स्क्वायर एरर अगर आपको याद हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वही वाला हमारा कॉस्ट फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा कंप्यूट करते हैं, ठीक है? आउटपुट और फिर 1 माइनस आउटपुट उस न्यूरॉन का, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टारगेट वैल्यू माइनस आउटपुट वैल्यू। यानी कि टारगेट क्या वैल्यू आनी चाहिए थी और आउटपुट एक्चुअली जो है वो क्या वैल्यू आ रही है। इस तरह से हमारी आउटपुट लेयर जो है उसका उसकी जो डेल्टा एरर है वो कंप्यूट हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है? इसी तरह से हिडन यूनिट्स जो हैं उनका भी हम डेल्टा कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है? हिडन यूनिट्स जो है उसका डेल्टा जो है वो किस तरह से कंप्यूट करेंगे हम, यहाँ पे डेल्टा एच आना चाहिए था इक्वल से लेफ़्ट साइड पे, ये बाई मिस्टेक हो गया।
इसके राइट साइड पे जो है हम जो आउटपुट आ रहा है हमारा उस हिडन लेयर का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस उसके आउटपुट से, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट जो लेयर है, जो आउटपुट लेयर है, उसमें जो डेल्टा आ रहा है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट्स से। जो वेट्स प्रीवियस हिडन लेयर से जो आउटपुट लेयर की तरफ जो वेट्स जा रहे हैं, उस स्पेसिफिक न्यूरॉन के लिए उन सब को मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे। और फिर उस सम को हम जो पहले वाली वैल्यू है, ये जो कि डेरिवेटिव है एक्चुअली लॉजिस्टिक फंक्शन का, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे ईच नेटवर्क वेट। हर पूरे नेटवर्क के अंदर जो भी वेट्स हैं, उन सब वेट्स को हम अपडेट करेंगे। किस तरह से, हम उसमें डेल्टा की जो टर्म है वो ऐड करेंगे। और डेल्टा कैसे कंप्यूट होगा, डेल्टा कंप्यूट होगा अल्फ़ा डेल्टा जे एक्स आई जे, यानी कि डेल्टा जे जो ऊपर हमने कंप्यूट किया है, लेट्स से आउटपुट यूनिट है या हिडन यूनिट है, उसका जो डेल्टा होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस फीचर इनपुट से। और एक हमारा लर्निंग रेट होगा जो कि हम नॉर्मली पॉइंट वन या 0.01 हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब एक वर्किंग एग्जांपल देखते हैं ताकि एल्गोरिदम आपको क्लियर हो जाए। लेट्स से हमारे पास ये नेटवर्क है और इसमें हमारे पास कुछ इनिशियल इस तरह से इनपुट्स जो हैं वो, और वेट्स और बायस वैल्यूज़ जो हैं कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट्स जो हैं वो x1 x2 x3 से रिप्रेजेंटेड हैं। जो वेट्स हैं वो W14 W15 एंड सो ऑन इस तरह से रिप्रेजेंटेड हैं। W14 का ये मतलब है कि न्यूरॉन 1 से जो वेट न्यूरॉन 4 की तरफ जा रहा है उसे हमने W14 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसी तरह से जो बायस वैल्यूज़ हैं उसको मैंने थीटा 4 थीटा 5 और थीटा 6 से रिप्रेजेंट किया, जो कि ग्राफ के अंदर एक्चुअली विजिबल नहीं है, ठीक है। ये न्यूरॉन 4 5 और 6 की जो हैं ये बायस वैल्यूज़ स्टार्ट पे डिफाइंड है। तो हम स्टार्ट पे इसको रैंडमली ही इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रैंडमली इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपोगेट का ये मतलब है कि हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन जो 4 है उसको कौन कौन से इनपुट्स मिल रहे हैं। उसको मिल रहे हैं जी W14 W24 और W34, ठीक है। अब W14 जो है, अगर ऊपर टेबल में देखें तो W14 की वैल्यू है 0.2, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x1 से, और x1 क्या है 1, ठीक है। तो x1 और W14 को मल्टीप्लाई किया तो 0.2 आ गया, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं कि नीचे सेकंड टेबल के अंदर जो स्टार्ट पे है वैल्यू वो 0.2 है। इसी तरह से दूसरा जो इनपुट है वो W24 है। W24 को हमने x2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से W34 को हमने जब x3 की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -0.5 आ गई, ठीक है। और इसी तरह से फाइनली हमने थीटा 4 की जो बायस वैल्यू है -0.4 वो भी उसमें ऐड कर दी, तो हमारे पास नेट जो वैल्यू है वो -0.7 आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये हम लॉजिस्टिक जो फंक्शन है हमारा उसको देंगे तो 1/1 प्लस ई रेज टू पावर 0.7, तो माइनस वैल्यू होती है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 0.7 आ गया। इसको जब हमने कंप्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.332। इसी तरह से हमने यूनिट 5 और यूनिट 6 इनके लिए भी जो हैं वो नेट इनपुट भी कंप्यूट कर लिए और आउटपुट जो है वो भी हमने कंप्यूट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम एरर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरर कहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, एंड से, क्योंकि अब हम बैक प्रोपोगेट करेंगे। तो बैक प्रोपोगेशन में हम एंड से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला जो 6 वाला है यूनिट उसमें एरर कंप्यूट करेंगे। एरर कंप्यूट करने का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो ऊपर वाला फार्मूला है वो है आउटपुट जो है यूनिट के लिए, ठीक है। आउटपुट लेयर के अंदर क्योंकि एक ही यूनिट है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा पहले वाला। और जो दूसरे वाला फार्मूला है जिसमें सम भी आ रहा है, समेशन भी आ रही है, ये हिडन लेयर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो 6 यूनिट जो है उसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे, वो हम आउटपुट उसका क्या है वो है 0.474, ठीक है, जो कि हमें सेकंड टेबल से उसकी वैल्यू मिल रही है लास्ट वाली अगर आप देखें। तो 0.474 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस
0.474, ठीक है। और इसकी टारगेट वैल्यू जो हमें पता होती है पहले से कि इसकी टारगेट वैल्यू ये आनी चाहिए थी, वो है 1। तो लेकिन आ रही है इसकी वैल्यू 0.474, तो 1 माइनस 0.474 हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल कंप्यूट करेंगे तो 0.1311, ठीक है। इसी की बेस पे अब हम जो यूनिट 5 और यूनिट 4 है उनकी भी वैल्यूज़ कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ही यूनिट है जो कि बैक प्रोपोगेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे समेशन नहीं आएगी सारे आउटपुट्स की, ठीक है। यहाँ पे एक ही है क्योंकि, तो सिर्फ वही यहाँ पे आ रहा है 0.1311 जो डेल्टा की वैल्यू कंप्यूट हुई है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -0.2 के साथ, ठीक है। अब ये -0.2 जो है ये उसका वेट है, ठीक है। तो ये इसी तरह से हमने यूनिट 4 जो है उसको जो है वो कंप्यूट कर लिया, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 6 जो है वेट उसकी जो वैल्यू है वो 0.2 है, ठीक है। और इसी तरह से 4 6 जो है उसकी 0.3 है। तो ये 4 और यूनिट 5 और 4 जो हैं उनको हमने इसी तरह से कंप्यूट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास हर यूनिट के जो हैं जब एरर्स कंप्यूट हो गए तो उसके बाद फाइनल जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम वेट्स और जो बायस हैं उनको अपडेट करते हैं, ठीक है। इनको हम कैसे अपडेट करेंगे? हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने एल्गोरिदम के अंदर प्रीवियसली देखा। हम क्या करेंगे कि जो वेट है उसके अंदर जो डेल्टा आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वेट के अंदर उसको ऐड कर देंगे। और डेल्टा को हम कैसे कंप्यूट करेंगे? उसमें अल्फ़ा एक लर्निंग रेट, ठीक है, उसकी वैल्यू अब 1 0 से 1 के दरमियान नॉर्मली होती है। तो यहाँ पे 0.9 हमने उसकी वैल्यू सेट की हुई है, ठीक है। नॉर्मली आपको अगर कोई इस तरह का टास्क दिया जाएगा तो उसमें आपको गिवन होगा कि अल्फ़ा की आपने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। फिर हमने डेल्टा की जो टर्म कंप्यूट हुई वो हमने दी, और साथ में एक्स आई जे जो हमारे पास इनपुट आ रहा है एक्चुअली उसके अंदर वो हमने इसको दिया। तो अगर W46 को देखें तो 46 के अंदर पहले उसकी वैल्यू है -0.3, ठीक है। ऊपर आप देखें 46 की वैल्यू है पहले फर्स्ट टेबल के अंदर -0.3। तो वो 0.3 वैल्यू आ गई, उसमें हम ऐड कर रहे हैं किसको? एक जो हमारा लर्निंग रेट है 0.9 उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा की वैल्यू से। डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0.1311, वो 1311 जो है वो देखें आप यूनिट 6 जो है उसमें वैल्यू है 1311, ठीक है। तो वो डेल्टा की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया और हमने 0.332 जो है जो कि हमारा आउटपुट था यूनिट 4 का, वो हमने उसमें उसको दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो 4 6 है वेट वो उसकी अपडेटेड वैल्यू आ गई। इसी तरह से जो वेट 5 6 है उसमें हमने उसकी इनिशियल वैल्यू टेबल 1 से पहले देखी, वो 5 6 की जो वैल्यू है वो -0.2 है, तो वो -0.2 आ गई। प्लस उसमें लर्निंग रेट वही रहेगा 0.9। फिर हमने उसमें जो डेल्टा है वो भी वही है ऊपर वाला 0.1311, क्योंकि ये भी आउटपुट लेयर वाला जो 6 यूनिट है और जो 5 यूनिट है उन दोनों के दरमियान वाला वेट है, ठीक है। तो ये भी 0.1311 इसकी डेल्टा की वैल्यू होगी। और इसकी जो आउटपुट वैल्यू है वो 0.525 है जो कि सेकंड टेबल से हमें मिलती है जब हम फिफ्थ जो यूनिट है उसका जब आउटपुट हमने कंप्यूट किया था, तो वो इसकी एक्स की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने ये कंप्यूट कर ली। ये हमने सारे वेट्स जो हैं कंप्यूट करने के बाद जो बायस है उनको भी कंप्यूट कर लिया। एंड वाले 3 रोज़ अगर आप देखें तो वहाँ पे θ6 θ5 और θ4 की वैल्यू भी हमने उसी तरह से कंप्यूट कर ली। हमने ये देखा कि θ6 की पहले वैल्यू थी 0.1, तो 0.1 के अंदर हमने ऐड किया लर्निंग रेट इनटू जो उसका डेल्टा टर्म आ रही है पॉइंट 1311, ठीक है। 0.1311 जो डेल्टा टेबल 3 से हम देख सकते हैं कि यूनिट 6 का जो एरर है वो ये है 0.1311, ठीक है। तो उससे हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 0.218 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम हर जो न्यूरॉन है उस पे कंप्यूट करेंगे एरर को, ठीक है।
तो अ, ये जो बायस है उसको हम उस तरह से अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इस तरह से हम आइट्रेशंस करते जाते हैं और वेट्स एडजस्ट होते जाएँगे और फाइनली ये होगा कि ये वेट्स जो हैं ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएँगे कि हमारा जो इनपुट होगा, उस इनपुट की बेस पे जो आउटपुट आना चाहिए एक्चुअली वही आउटपुट जो है वो आएगा। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हम अब थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देखेंगे, केस स्टडीज़ हैं हमारे पास 2। हम एक तो ये देखेंगे कि सिंपल परसेप्ट्रॉन को यूज़ करते हुए किस तरह से हम फ्लावर वैरायटी जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आइरिस डाटा सेट के अंदर। और इसी तरह से हम देखेंगे कि हम डीप लर्निंग को यूज़ करते हुए किस तरह से इमेज के लेबल्स जो हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम सेकंड वीडियो के अंदर केस स्टडीज़ को देखेंगे, ठीक है? अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हों तो आप इस वीडियो में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।